आज हम लोग क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की आगे की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, तो एस्टिमेट किया जाता है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। तो एसिड या फिर बेस की स्ट्रेंथ को एस्टिमेट किया जाता है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन या फिर बेसिक सॉल्यूशन कितना ज़्यादा एसिडिक या फिर कितना ज़्यादा बेसिक है, उसका एस्टिमेशन किसके ज़रिए किया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के ज़रिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर होते क्या हैं, तो ये मिक्सचर होता है, इट इज़ अ मिक्सचर। ये मिक्सचर होते हैं किसके, सेवरल इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स के जो शो करते हैं सॉल्यूशन में, क्या शो करते हैं, सॉल्यूशन में H+ आयंस के कंसंट्रेशन पे अलग अलग डिफरेंट कलर शो करते हैं। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ये कुछ इंडिकेटर्स के, सेवरल इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स के मिक्सचर हैं जो शो करते हैं, क्या शो करते हैं, डिफरेंट कलर शो करते हैं सॉल्यूशन में H+ आयन के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर शो करते हैं। ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अच्छा, अब उसके बात करते हैं अपने pH स्केल की। तो pH स्केल क्या होता है, अ स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयन। H+ आयन मैंने आपको बताया था कि H+ आयंस के अकॉर्डिंग हम लोग को पता चलता है कि कोई भी सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। एसिडिक सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ध्यान रखिएगा। तो pH स्केल, तो pH स्केल अ स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयंस कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। P in pH stands for potenge, a German word which means power। ध्यान रखिएगा कि pH स्केल, तो ऐसा स्केल जिसके ज़रिए मेज़र किया जाता है, क्या मेज़र किया जाता है, H+ आयंस का कंसंट्रेशन। तो ध्यान रखिएगा, pH स्केल ऐसा स्केल है जिसके ज़रिए मेज़र किया जाता है, क्या मेज़र किया जाता है, H+ आयंस का कंसंट्रेशन मेज़र किया जाता है, किसमें, सॉल्यूशन में। अब यहाँ पर देखिए pH, P यहाँ पर जिसका मतलब क्या है, पोटेंच, जर्मन मीनिंग में इसको बोला जाता है किसके लिए है, यहाँ पर पावर। तो पावर ऑफ H+, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ H+ आयन आप बोल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर pH जो स्केल होता है वो 0 to 7 तक के बीच में होता है। तो pH में जब 7 शो करता है तो मीन्स दैट जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, न्यूट्रल। अब अगर लेस देन 7 होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक, और अगर मोर देन 7 होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ये रहा वीक एसिड लाइक CH3COOH, H2CO3, CH3COH क्या, एसिडिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये कैसे एसिड्स हो गए, वीक एसिड। तो वीक एसिड टू स्ट्रॉन्ग एसिड के साइड अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर H+ जो आयन है उसका क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रो करेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम लोग वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड के साइड ग्रो करेंगे वैसे वैसे H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस के साइड डायरेक्शन में, तो वहाँ पर क्या होगा, OH हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। अब ध्यान रखिएगा, डाइल्यूटिंग ऑन एन एसिड। तो अगर एसिड को हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो pH क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ध्यान रखिएगा, एसिड को डाइल्यूट करोगे तो pH क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर pH लेस देन है, pH अगर लेस देन 7 है तो क्या होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर बढ़ते जाएगा, मोर देन 7 होते जाएगा तो सॉल्यूशन कैसा होते जाएगा, बेसिक होते जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब pH हम लोग को क्या बताता है, pH क्या बताता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, है ना। तो अगर एसिड को आप डाइल्यूट करते जाओगे वैसे वैसे pH क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, मतलब मोर देन 7 होने लगेगा, बेसिक नेचर में जाने लगेगा, बेसिक सॉल्यूशन बनने लगेगा। ओके, तो अब डाइल्यूटिंग अब बेस को अगर हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो pH क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, मतलब उसका जो बेसिक नेचर है वो क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बेस को अगर डाइल्यूट कर रहे हो तो वहाँ पर pH क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि बेस
क्या कर रहे हो आप, बेस को डाइल्यूट करते जा रहे हो। डाइल्यूट करोगे तो जो उसका बेसिक नेचर है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, जिसके कारण पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर पीएच स्केल में 0 to 14 का इंडिकेट किया गया होता है। अब मिडल में यहाँ पर क्या हो गया, 7। अब 7 से अगर कम जाएंगे वहाँ पर क्या होगा, H+ आयन इंक्रीज होगा। ध्यान रखिएगा, 7 से अगर कम में जाओगे, 7 से नीचे जा रहा है तो H+ आयन इंक्रीजेस, मीन्स दैट एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और अगर 7 से ऊपर जा रहा है तो H+ आयन क्या होगा, डिक्रीजेस, मतलब H+ आयन एसिडिक जो नेचर है वो क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। और 7 पे क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है वो हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। कैसे, तो जो हमारी बॉडी होती है, आवर बॉडी वर्क्स पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। तो जो हमारा बॉडी होता है वो भी वर्क करता है कौन से पीएच रेंज में, 7 से लेकर 7.8 तक, 7 to 7.8 के बीच में। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर व्हेन पीएच लेस देन 5.6। अगर पीएच क्या हो जाएगा, पावर ऑफ H+ आयन अगर क्या हो जाएगा, 5.6 से कम हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर रेन में जो पीएच है वो 5.6 से कम हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। अच्छा, अब सेकंड बात करते हैं यहाँ पर पीएच ऑफ द सॉइल। तो सॉइल के पीएच की बात करते हैं तो प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। तो प्लांट्स को भी ग्रोथ करने के लिए उनको भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक पीएच रेंज की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट थर्ड, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच किस तरीके से हेल्प करता है। तो सबसे पहला पॉइंट, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl हेल्प्स इन डाइजेशन। तो पीएच कैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, देखिए। तो डाइजेशन के लिए जो हमारा स्टमक होता है वो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रोड्यूस करता है, किसके लिए, डाइजेशन के लिए। तो फूड का डाइजेशन हो इसके लिए हमारे स्टमक में से क्या प्रोड्यूस होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब इनडाइजेशन के समय, सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन के समय स्टमक में से क्या होता है, ज़्यादा एसिड, मोर एसिड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे पेट में जलन, इरिटेशन या फिर पेन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट, टू गेट रिलीफ बाय दिस पेन पीपल यूज़ एंटी एसिड। तो ध्यान रखिएगा कि अब हम लोग क्या करते हैं, इस पेन से रिलीफ पाने के लिए एंटी एसिड का यूज़ करते हैं, मीन्स दैट बेस का यूज़ करते हैं। एंटी एसिड मतलब क्या, बेस। जैसे आप जानते हो कि डेली लाइफ में अगर आपको एसिडिटी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इनो का यूज़ करते हैं। इनो क्या है, बेसिक नेचर है, तो जो क्या करता है, बेसिक एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, जिसके कारण कुछ समय के बाद हमारी जो एसिडिटी है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और हम लोग को रिलीफ मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, टू गेट रिलीफ बाय दिस पेन पीपल यूज़ एंटी एसिड। तो इस पेन से रिलीफ पाने के लिए लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटी एसिड मतलब बेस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH ट्वाइस। अच्छा, फोर्थ यहाँ बात करते हैं पीएच चेंज एज कोज ऑफ टूथ डीके। तो अब टूथ डीके में पीएच कैसे जो है यहाँ पर नुकसानदायक होता है वो ध्यान देंगे हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज़ लोअर देन 5.5। तो अब ध्यान रखिएगा कि जब माउथ का जब पीएच रेंज क्या हो जाए, लोअर, कम हो जाए, किससे, 5.5 से। अगर मुंह का जो पीएच है वो अगर 5.5 से कम हो जाता है तो हमारा जो टूथ है, जो दांत है वो क्या होने लगता है, डीके होने लगेगा। अच्छा, अब टूथ क्यों ऐसा होता है, क्योंकि टूथ एनिमल जो दांत होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें फॉर्मूला नहीं दिया है, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये क्या हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट। तो जो हमारा टूथ एनिमल होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, लेकिन बट कॉरोड्स
व्हेन pH इज़ लेस देन 5.5। लेकिन इस पे क्या होता है, कॉरोड होता है ये, ठीक। ये डीके होने लगता है कब, जब मुंह का जो pH वो क्या हो जाएगा, 5.5 से कम हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट, यूजिंग टूथपेस्ट। टूथपेस्ट नॉर्मली क्या होता है, जनरली बेसिक होता है, जिसके कारण फॉर डीके कैन बी प्रिवेंट। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे मुंह का जो pH है वो 5.5 से नीचे ना जाए, मतलब जो हमारा टूथ है वो डीके ना करे, इसके लिए नॉर्मली हम लोग टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक जो नेचर होता है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमारा क्या होगा, टूथ डीके नहीं होगा। अब बात करते हैं पाँचवें पॉइंट की। तो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। तो यहाँ देखिए कुछ जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, उसमें भी उनके स्टिंग में क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है या फिर एसिडिक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जैसे हम लोग बात करें बी का, तो बी क्या करता है, नॉर्मली स्टिंग करता है। तो जहाँ पर वो जिस प्लेस पे, हमारे बॉडी की जिस प्लेस पे स्टिंग कर जाता है, वहाँ पर हम लोग को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन या फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बी स्टिंग में क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन पाया जाता है, जिसके कारण हम लोग को उस बॉडी के पार्ट पर हम लोग को बहुत ज़्यादा पेन या फिर इरिटेशन होने लगता है। अच्छा, अब इससे रिलीफ पाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड यहाँ पर, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। तो नेटल एक टाइप का जो है, नेटल लीव्स एक प्लांट है, जिसके लीव्स को अगर हम लोग क्या करेंगे, टच करेंगे या फिर हम लोग पकड़ेंगे लीव्स को, तो हमारे हाथ में वैसे ही क्या होने लगेगा, हम लोग को इरिटेशन होने लगेगा। ओके, अब इस इरिटेशन से रिलीफ पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रबिंग करते हैं। रबिंग किसका, विथ लीफ ऑफ डॉग प्लांट। डॉग प्लांट एक टाइप का प्लांट है, जिसके लीव्स को जो है उस प्लेस पर जहाँ पर नेटल स्टिंग किया गया हो वहाँ पर रब करने से हम लोग को जल्द ही रिलीफ मिल जाता है। अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि जो डॉग प्लांट है वो क्या होता है, उसमें बेसिक नेचर होता है, और यहाँ पर जो नेटल स्टिंग है उसमें क्या हुआ, एसिडिक नेचर हुआ। तो जिससे क्या होता है, इसके साथ रिएक्शन होने पर वो इसका जो ये कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को कुछ टाइम के बाद रिलीफ मिल जाता है। वैसे ही बी स्टिंग में क्या हो गया, एसिडिक नेचर होता है, जिसके कारण हम लोग को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है, और इस दौरान हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, ये एसिड के साथ मिल करके क्या कर देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है, जिसके कारण हम लोग को थोड़े समय बाद हम लोग को राहत मिल जाती है। यहाँ हम लोग आगे बात करते हैं कि सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। तो जैसे यहाँ पर विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड होता है। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक या फिर साइट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड मतलब क्या, इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। कर्ड दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। लेमन में कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है। अब एंटी स्टिंग चींटी जो होती है, एंटी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, मैथोनॉइक। कौन सा एसिड, मैथोनॉइक। अब नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, मैथोनॉइक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको थोड़ी सी छोटी सी जानकारी है, बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि आपको पूछ लेगा ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, या फिर टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है। ऐसा करके 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो उसको ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ देखिए केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड में से कौन कौन से केमिकल्स हम लोग को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिल सकता है। सेकेंड, ब्लीचिंग पाउडर, क्या फॉर्मूला होता है, CaOCl2। बेकिंग सोडा बनता है NaHCO3। वॉशिंग सोडा बनता है Na2CO3, फिर 10H2O। फिर पाँचवा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट हम लोग बात करते हैं NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग को कैसे मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जब हम लोग क्या करते हैं, NaCl के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, तो इट डिकम्पोजेस
ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा और क्या बनेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बीकर लिया गया है। ओके, अब बीकर में ये सॉल्यूशन कौन सा लिया गया है, NaCl का सॉल्यूशन लिया गया है और यहाँ पर 2 प्लेट्स लिए गए हैं, एक एनोड और दूसरा कौन से फॉर्म में, कैथोड के फॉर्म में, और इसको हम लोग ने क्या कर दिया है, बैटरी के थ्रू यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, अब जब जैसे हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वैसे ही ये जो सॉल्यूशन है NaCl का ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा और यहाँ पर एनोड पर कौन सी गैस मिलती है, Cl2, कैथोड पर कौन सी गैस मिलती है, H2, और कैथोड के जस्ट पास में क्या मिलता है हम लोग को, NaOH का सॉल्यूशन मिलता है। ध्यान रखिएगा और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, तो क्लोर मतलब यहाँ पर क्या हम लोग को क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, और एल्कली क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या मिल रहा है, NaOH मिल रहा है। क्या मिल रहा है, NaOH मिल रहा है। तो हम लोग जानते हैं एल्कली ऐसा बेस होता है जो वाटर में या फिर एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। जो वाटर में सॉल्युबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। तो NaOH जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो ऐसा बेस है जो एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, जिसके कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एल्कली। तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, क्लोर क्योंकि हम लोग को क्लोरीन मिलता है और एल्कली क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, NaOH मिल रहा है, जिसके कारण इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इसका यूजेस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला H2, तो H2 का क्या यूज़ है, फ्यूज़ के तौर पे यूज़ होता है। क्लोरीन का यूज़ वाटर ट्रीटमेंट के लिए, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। फिर यहाँ देखिए HCl का क्या यूज़ है यहाँ पर, क्लीनिंग स्टील्स को क्लीन करने में और मेडिसिन्स को बनाने में। NaOH का क्या यूज़ है यहाँ पर, सोप्स एंड पेपर मेकिंग, तो सोप और पेपर को बनाने में। फिर Cl2 प्लस NaOH का क्या यूज़ होता है, ब्लीच बनाने में, जैसे हाउस होल्ड ब्लीचेस या फिर ब्लीचिंग फैब्रिक्स को बनाने में यहाँ पर जो है Cl2 प्लस NaOH का यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे देखिए आप, सेकंड है आपका ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। तो ये प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या, चूने का पत्थर, स्लेक्ड लाइम क्या यहाँ पर, चूने का पत्थर। तो जब यहाँ पर क्लोरीन का ड्राई स्लेक्ड लाइम पर एक्शन कराया जाता है तो हम लोग को क्या मिलता है यहाँ पर, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 मिलता है। ध्यान रखिएगा। तो इसका केमिकल इक्वेशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, Cl2 प्लस CaOH ट्वाइस। तो Cl2 यहाँ पर क्लोरीन का, जब ड्राई स्लेक्ड लाइम CaOH ट्वाइस के साथ जब रिएक्शन करवाया गया तो क्या बन गया यहाँ पर, CaOCl2 प्लस H2O। ये जो है आप इक्वेशन ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ये पांचों जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, पांचों पॉइंट, केमिकल जो है प्रोडक्शन, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का आपने पहले NaOH पढ़ा, फिर ब्लीचिंग पाउडर, फिर बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, और जो आप लास्ट पढ़ोगे POP, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाय द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो बोर्ड के हिसाब से 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से कंपलसरी एक तो आता ही आता है। सो इसके लिए आप एकदम अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। पांचों के पांचों पॉइंट्स आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि श्योर है इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अब यूजेस का। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करने में या फिर लाइनेन में जो है यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। तो पेपर फैक्ट्री में वुड पल्प के जरिए में ब्लीचिंग के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर में भी, किसके तौर पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, तो जो पीने का पानी है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड बात करें हम लोग बेकिंग सोडा का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये कैसे मिलता है हम लोग को, NaCl, सोडियम क्लोराइड आपने देखा जो कॉमन सॉल्ट है, उसका वाटर CO2 और NH3
अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करवाया जाता है तो हम लोग क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड मिलता है, NH4Cl मिलता है, और क्या बनता है, NaSCO3 मतलब बेकिंग सोडा बनता है। ध्यान रखिएगा, ये आपको पूरा फॉर्मूला जो है, इक्वेशन आपको ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए अच्छे से। अब यहाँ बात करते हैं, अगर हम लोग क्या करेंगे, NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कुकिंग के दौरान जब हीटिंग होता है, तो क्या बनता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, H2O + CO2 बनता है। अब इसका यूजेस देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, इसका यूज़ किस में होता है, ब्रेड और केक में, केक को जो है क्या करने के लिए, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। फिर इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड, तो एंटी एसिड बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और थर्ड पॉइंट, यूज्ड इन सोडा एसिड्स फायर एक्सटिंग्विशर, तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज़ किया जाता है, और सोडा एसिड्स को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का, जो कि आपका वॉशिंग सोडा। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, वॉशिंग सोडा, तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 फिर 10H2O, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, बेसिक सॉल्ट। ये क्या है, बेसिक सॉल्ट की तरह से हम लोग इसको जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो वॉशिंग सोडा हम लोग को कैसे मिलता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन होने से हम लोग को क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। अब बात करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ध्यान रखिएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन आपको एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ रिक्रिस्टलाइजेशन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो व्हाट इज़ रिक्रिस्टलाइजेशन, तो रिक्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, इज़ यूज टू प्योरीफाई द कंपाउंड बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट। तो रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसका यूज़ किसके लिए होता है, प्योरीफाई करने के लिए। क्या प्योरीफाई करने के लिए, कंपाउंड बाय यूजिंग द सूटेबल सॉल्वेंट, तो सूटेबल सॉल्वेंट का यूज़ करके कंपाउंड को प्योरीफाई करने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्सचर से। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्सचर से क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट मतलब क्या, जैसे हम लोग बात करें नींबू पानी, तो नींबू पानी में हम लोग जानते हैं जो आपका पानी हो गया, पानी क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट, मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे हम लोग बात करें ज़्यादा क्वांटिटी में जो होता है, जो घोलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, और जो घुलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और इन दोनों के मिक्सचर जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, कंपाउंड को प्योरीफाई करने के लिए, किसमें, सूटेबल सॉल्वेंट के जरिए। ओके, क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, हम लोग बात कर रहे थे वॉशिंग सोडा का। तो वॉशिंग सोडा, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, नॉर्मली बेसिक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन से हम लोग को क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। इक्वेशन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो Na2CO3 + 10H2O से क्या बन गया हम लोग के पास, Na2CO3 और यहाँ पर 10H2O। ओके, अब इसका यूजेस, फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री। तो इसका यूज़ नॉर्मली केस में होता है, सॉप में, पेपर और ग्लास इंडस्ट्रीज़ में होता है। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, तो बोरेक्स पाउडर बनाने में इसका यूज़ होता है। फिर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वाटर की हार्डनेस को घटाने के लिए, रिमूव करने के लिए होता है। फिर क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, तो घरों में इसका यूज़ किसके तौर पे होता है, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे होता है। अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो 2 मार्क्स में श्योर आता ही आता है। यहाँ पर पॉइंट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, आपने नाम सुना होगा, POP क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 फिर यहाँ पर इंटू हाफ H2, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब हाफ है ना, हेमीहाइड्रेट। ओके, तो इसको जो है एग्ज़ाम में ऐसा ही पूछ सकता है फॉर्मूला आपको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला। तो आपको ध्यान होना चाहिए क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाय पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ देखिए ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को जब हीट किया जाता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है CaSO4 2H2O। तो जब जिप्सम को हीट किया जाता है कितने केल्विन पर, 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो उसमें से क्या होता है, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और क्या बनता है, POP बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ध्यान रखिएगा। तो जब जिप्सम को CaSO4 2H2O को 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं और क्या मिलता है हम लोग को, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ध्यान रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ध्यान रखिएगा तीनों नाम। अब इसका इक्वेशन देखिए यहाँ पर CaSO4। अब जब हम लोग क्या करेंगे, ये जो POP है, POP को अगर हम लोग वाटर के साथ मिक्स करेंगे फिर से हम लोग को क्या मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाता है। तो ये क्या है, जो POP है, इट इज़ वाइट पाउडर, ये वाइट पाउडर है, एंड मिक्सिंग विथ वाटर, और वाटर के साथ मिक्स करने पर इट चेंजेस टू जिप्सम, ये क्या हो जाता है, जिप्सम में चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पर CaSO4 × हाफ H2O प्लस 1/2 H2O क्या बन गया यहाँ पर, CaSO4 फिर यहाँ पर इंटू 2H2, तो फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग बात करते हैं यहाँ इसके यूजेस का। तो डॉक्टर्स यूज़ फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, तो डॉक्टर्स इसका यूज़ किस में करते हैं, जहाँ पर फ्रैक्चर बोन्स को रिकवर करने के लिए डॉक्टर्स POP का यूज़ करते हैं। आप देखे होंगे जो है प्लास्टर लगाते हैं वो डॉक्टर्स, तो उसमें इसी वाइट पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वाइट पाउडर का सबसे पहले वाइट पाउडर वाटर के साथ मिला करके जो है सपोर्ट के लिए जहाँ पर फ्रैक्चर किया होता है बोन्स में, वहाँ पर वो लोग उसका लेप लगा देते हैं, और जैसे ही वो क्या होता है, ड्राई होता है, वैसे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। फिर फॉर मेकिंग टॉयज़ को बनाने के लिए होता है इसका यूज़। फिर फॉर मटेरियल डेकोरेशन, तो जो डेकोरेशन के मटेरियल्स होते हैं उसको बनाने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा घरों में POP करवाया जाता है, तो सरफेस क्या हो जाता है, इसके ज़रिए जो है डेकोरेशन हो जाता है उसका, और जो सरफेस है वो क्या कैसे हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब यहाँ पर क्या, कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का क्रिस्टल में से रिमूव होना। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो देखिए यहाँ पर, तो इट इज़ अ मिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। तो सॉल्ट के वन यूनिट फॉर्मूला में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। तो सॉल्ट के वन यूनिट फार्मूला में जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे बात करते हैं CuSO4 × 5H2O, तो यहाँ बात करें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 5। अब Na2CO3 10H2O, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 10। अब बात करें यहाँ पर CaSO4 2H2O, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2। ओके, तो यहाँ पर होता है ये चैप्टर कंप्लीट।